हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम दीवान के दिल का एपिसोड नंबर 5 पढ़ेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है कि राबील और उसामा का पैचअप होता है या इनकी कहानी आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती, और आगे क्या होने वाला है देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। फिर अचानक से अपनी कुछ देर पहले वाली हालत याद आई, जब उसे यूँ लगा था जैसे या तो खौफ से उसका दिल बंद हो जाएगा या फिर वो कहीं से आकर उसे मार डालेगा। आंसू फिर से गालों पे बहने लगे। तुमने जानबूझकर मुझे छोड़ा ताकि फिर कोई मुझे मार दे और मैं मर जाऊं। फिर तुम चाहते थे कि तुम कितने बुरे हो। तो फिर से सिसकने लगी थी। उसकी हिचकियों भरी आवाज सुनते हुए सामान्य चेहरा झुकाकर अपनी सुर्ख पड़ती आंखों के साथ उसे देखा। भला उसने कब छोड़ा था। छोड़कर तो वो गई थी, पर अगर वो कह रही थी तो फिर ठीक ही कह रही थी। उसने मजबूती से उसे खुद में खींचा। सॉरी, आइंदा नहीं छोड़ूंगा कभी भी। गला खंगार का बिदक बोलते हुए वो खता भी तस्लीम की जो की ही नहीं थी। वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। तुमने मेरे साथ लड़ाई की। फिर से उसकी हिचकियों भरी आवाज सुनते हुए वो सामान्य अपनी याददाश्त खंगालते वो लम्हा याद करने की कोशिश की जब उसने उसके साथ लड़ाई की थी। कोई एक भी ऐसा पल याद ना आया। लड़ाई तो हमेशा वो ही करती थी, लेकिन अगर वो कह रही थी तो फिर ठीक ही है, ठीक ही कह रही थी। सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा। अपने सीने में छुपे उसके सर पे हाथ रखते हुए उसने झुककर उसके कंधे पे अपने लब रख दिए। तुमने मेरा फोन तोड़ा। सख्त सदमे में भी वो आईफोन याद आया था जो खुद गुस्से में ऊपर से नीचे फेंका था। सॉरी, मैं और ले दूंगा। गैर महसूस तरीके से उसके स्वेट शर्ट के ऊपर से उसके कंधे को चूमता हुआ वो आहिस्ता से बोला, मेरी रिंग कहाँ है। कितना याद किया था उन तमाम दिनों में मैंने अपनी रिंग को। इतना याद तो उसको भी नहीं किया था जितना अपनी रिंग को किया था। उसकी मासूम आवाज़ पे उसने बेसाख्ता उसके गीले बालों को नरमी से अपनी उंगलियों से सहलाया। वार्डरोब में उसको जवाब देते हुए फिर से उसे गैर महसूस अंदाज में उसके कंधे पर लब रख के उसने आहिस्ता से इफ्तिसार किया तो राबेल ने जवाब दिए बिना ही उसकी टी शर्ट सख्ती से अपनी मुट्ठियों में भींच ली। वो समझ गया। और ब्रेसलेट वो एक के बाद एक चीज की तसल्ली कर रही थी, वो भी वार्डरोब में। उसका जवाब सुनती राबेल ने इत्मीनान से आंखें मूंद ली। सब कुछ पूरा था। फिर आंखें मूंदे मूंदे आहिस्ता से मुस्कुराई। वो मुसलसल उसे ऐसे थपक रहा था जैसे वो कोई 2 साल की छोटी सी बच्ची हो। कुछ देर वो यूं ही मुस्कुराती रही, फिर आंखें नम होने लगी। तुम मुझे पहले से भी ज्यादा फॉर ग्रांटेड लोगे क्योंकि मैं एक बार फिर छोड़कर दोबारा तुम्हारे पास वापस आई हूँ। तुम फिर से वही सब करोगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। उसकी मध्यम सिसकियां सुनते हुए उसके कंधों से चेहरा उठाते हुए सामान्य शिद्दत सबसे सुर्ख पड़ती आंखों के साथ उसने देखा। बस इतनी ही बर्दाश्त कितनी देर से खुद पे जब्त कर रहा था। मैं आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम हर्ट हो यार, या रो। उसे मजबूती से खुद में भींचता हुआ आहिस्ता से बोला तो उसकी एकदम से भारी होती आवाज पे राबेल ने सरस से उसके सीने से चेहरा निकालकर उसको देखा। उसने फिर से चेहरा झुकाते हुए उसके कंधे पर सर टिका लिया था। फिर पर वो देख चुकी थी। ट्रांस की सी कैफियत में उसके गाल पर हाथ फेरती हुई वो अपने चेहरे के सामने लाई। उसका हाथ भीगा हुआ था। अगली पल दोनों बाजू सख्ती से उसकी गर्दन में हाइल करती हुई वो शिद्दत से रोने लगी। आई मिस यू, प्लीज आइंदा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अपने आंसू साफ करता हुआ वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा कर बोला तो लहजे में तड़प और बेकरारी थी। एक हाथ से आहिस्ता से उसको थपकती हुई राबेल ने दूसरे हाथ की उंगलियां उसके बालों में उलझाई और एक पल के लिए उसकी गर्दन पे अपने लब रख के फिर नरमी से अपनी उंगलियों से उसके बिखरे हुए बालों को सहलाने लगी। राबेल ने खूंखार नजरों से उसको देखा जो पिछले 10 मिनट से वार्डरोब में घुसा। वो ब्रेसलेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो वो एंगेजमेंट वाले रोज उसके लिए लाया था। रिंग मिल गई थी पर ब्रेसलेट मिलकर ही नहीं दे रहा था। उसके सर पर खड़ी वो मुसलसल उसे कीनातोज निगाहों से घूर रही थी। उसामा को यूं महसूस हुआ जैसे आज उसका दुनिया में आखिरी दिन होगा। हाथ से चेहरे पे आया पसीना साफ करता हुआ एक बार फिर से बार सारी दराजें खोलकर देखने लगा। मजीद कुछ पल वो उसे यूं ही खा जाने वाली नजरों से देखती रही, फिर आंखें आंसुओं से भरने लगी। एक झटके से दोनों मुट्ठियों में उसका गिरेबान दबोचती हुई वो उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी थी। बताओ मुझे किसे दिया है मेरा ब्रेसलेट। आंसुओं से भीगे चेहरे पे सदमे भरे तासुरात सजाए वो उसे झंझोड़ती हुई हंसदानी अंदाज में बोली, नहीं, किसी को नहीं दिया। वो दोनों हाथों में उसकी कलाइयां थामता हुआ घबराए हुए लहजे में बोला। चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी थी, रंग फुक हुआ था। फिर अचानक से याद आया कि शायद उस दिन निचले खाने में फेंका था। उसको वह मुश्किल खुद से अलग करता हुआ तेजी से नीचे बैठकर अलमारी के अंदर इधर उधर हाथ मारने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे पे इत्मीनान फैल गया। गहरी सांस खारिज करते हुए उसने हाथ बाहर निकालते उसके सामने किया जिसमें ब्रेसलेट का केस मौजूद था। राबेल ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। उसे देखते ही जान में जान आ गई थी, वरना तो उसे लगा था कि वो उसका ब्रेसलेट किसी और लड़की को गिफ्ट कर चुका है। उसके हाथ से ब्रेसलेट थामते हुए राबेल ने एक चोर निगाह उसके संजीदे से चेहरे पर डाली जो खड़ा हो रहा था। नींद से जागकर भी कितना प्यारा लग रहा था। कितने रोज
बाद वो यूं खुलकर हंसी थी, रोई थी, बोली थी, लड़ी थी पूरे दिल से। जहन में एक लम्हे के लिए उस घटिया शख्स का चेहरा लहराया। वो जबरदस्ती उसे हंसाने की कोशिश करता था, उसके लाड उठाता था, फिर भी वो यूं खुलकर सांस नहीं ले पाती थी। वो खड़ा हुआ तो दोनों हाथ पीछे बांधते हुए उसने अलमारी से टेक लगा ली। गहरी सांस खारिज करते हुए सामान्य एक नज़र अपने हाथ में मौजूद रिंग पे डाली, फिर उसको देखा जो हमेशा की तरह सब कुछ करने के बाद अब मासूम बनी नजरें झुकाए खड़ी थी। दोनों बाजू अलमारी पे उसके दाएं बाएं टिकाकर वो कदरे झुकते हुआ उसके ऊपर साया फिगन हुआ और गहरे जज्बात से बोझल लव देती निगाहों से एक टिक फुर्सत से उसे देखने लगा। चेहरे के अतराफ में गिरते हुए बाल खुश होकर मजीद छोटे हो चुके थे, झुकी हुई पलकें और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि अगर कोई उस पल उसे जिंदगी में पहली बार देखता तो कभी यकीन ही ना कर पाता कि उसके मुंह में जुबान नामी कोई चीज भी थी। सारे इल्जाम मासूमियत से उसके सर पर डालकर खुद हर चीज से बरी उल्जिमा होती। वो यूं खामोशी से नजरें झुकाए खड़ी हमेशा की तरह उसका दिल धड़का रही थी। उसे उसका चल लम्हे पहले वाला जंजाल रूप याद आया जब वो ब्रेसलेट ना मिलने पर उसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। उसके होठों पे बेसाख्ता एक पल के लिए मुस्कुराहट उभरी। वो संजीदा हो गया था पर वो अभी तक बच्ची ही रह गई थी। एक नजर अपने हाथ में मौजूद रिंग पे डालता हुआ गहरे सांस खारिज करता घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसको यूं बैठता देखकर उसने चेहरा मजीद झुकाते हुए अपनी ठोड़ी गर्दन के साथ लगा ली। लबों के गोशों पर हल्की सी मुस्कुराहट उमड़ी थी जिसे सख्ती से लब भींच कर छुपाने की कोशिश की। उसामा ने एक गहरी नजर उसके चेहरे पर डाली, फिर कुछ कहे बगैर अपने हाथ उसके सामने कर दिया। उसका हाथ देखते हुए उसने यूं ही झुके चेहरे के साथ जोर जोर से नफी में गर्दन हिलाई। वो कुछ पल यूं ही एकटिक उसकी प्यार सी सूरत देखता हुआ उसका ये रूप अपने दिल में बसाता रहा। फिर आहिस्ता से हाथ उसके पीछे ले जाता हुआ उसकी कलाई थामी, उसका हाथ सामने लाते हुए उसने एक पल के लिए उसे देखा और फिर मजबूती से उसे दोनों हाथों में थामता हुआ आंखें मूंद कर शिद्दत से उसके पोष पे अपने लब रख दिए। कुछ देर यूं ही लब रख कर आंखें मूंदे वो यकीन करने की कोशिश करता रहा कि वो लम्हा ख्वाब नहीं हकीकत था। सॉरी, फिर भारी आवाज में बोलता हुआ उसका हाथ अपने चेहरे से लगाता उसका लम्स महसूस करने लगा। राबेल ने एक पल के लिए भराई आंखों से उसका चेहरा देखा। पता नहीं वो कैसे जिंदगी गुजारती उसके बगैर। उसकी उंगली में रिंग पहनाता हुआ वो नरमी से उसका हाथ सहलाता खड़ा हुआ और उसे अपने सीने से लगाते हुए दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांध लिए। उसके सीने में चेहरा छुपाती हुई वो आंखें मूंदे बेआवाज आंसू बहाने लगी। वो सख्ती से उसे अपने सीने में भींचे खुद आंखें मूंदे गहरी सांस लेता रहा। फिर से उसका हाथ थामता हुआ बेड से कंफर्टर उठाकर उससे साथ लिए सोफे के नजदीक आ गया। राबेल ने उंगलियों से अपने गालों पे मौजूद नमी साफ की। वो सोफे पे बैठा तो उसकी गोद में सर रखती हुई वो करवट के बल लेट गई। सामने मेज पे टांगे फैलाते हुए उसने सोफे की पुश पे सर गिराते आंखें मूंद ली। वो कुछ पल यूं ही लेटी रही, फिर जरा सा चेहरा उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजा लॉक था। वो तसल्ली करती हुई फिर से लेट गई। जहन में फिर से नूर अफ़ज़ा बेगम की बातें लहराने लगी। फिर असीर की उस घटिया शख्स से मुतालिक बताई गई बातें। लेटे लेटे सीधी होकर उसने बेचैनी से उसामा का चेहरा देखा। वो आंखें मूंदे शायद सो चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रखा तो उसने जरा सी आंखें खोलते हुए उसे देखा, फिर दोबारा से आंखें मूंदते हुए मजबूती से उसका हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया। वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। फौरन से बच्चों की तरह अपना दूसरा हाथ बढ़ाते हुए उसके सामने किया तो वो आंखें मूंदे मूंदे मुस्कुराया और फिर दूसरे हाथ से उसे थामते हुए बिल्कुल पहले की तरह ही उसे अपने लबों से लगाया। उसको देखती हुई राबेल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। पता नहीं उससे बंद आंखों के साथ कैसे पता चल गया था। उसके दोनों हाथ मजबूती से अपने हाथों में थामता हुआ वो अपने सीने पर रखे फिर से नींद में डूबने लगा। राबेल ने बेचैनी से उसे देखा। शायद वो सो चुका था। हाथ खुद ब खुद उसके हाथों से आजाद हो चुके थे। उसकी गोद से सर उठाते हुए उसने कहनियों के बल जरा सा उठते दरवाजे की जानिब देखा, फिर उसका चेहरा देखा। वो तो सो रहा था। ऐसे तो उसे कोई भी ले जाता उसे पता ही ना चलता। अजीब सा खौफ दिल में बैठ गया था। उसामा, उसने बैठते हुए आहिस्ता से उसे झंझोड़ा तो वो फौरन से आंखें खोलकर उसे देखने लगा। मुझे बैठना है, तुम लेट जाओ। उसकी बातें सुनता हुआ फौरन से खड़ा हुआ तो वो खिसक कर उसकी जगह पे बैठ गई। वो खामोशी से उसकी गोद में सर रखकर लेट गया और वो दोनों और आंखें मूंद ली। राबेल ने इत्मीनान से अपनी गोद में धरा हुआ उसका सर, कंधे और बाजू देखे। अब ठीक था। अब वो सो भी जाता तो कोई उसे जगाए बगैर उसे वहां से ले जा नहीं सकता था। उसने मुतमईन होकर पीछे सर टिकाते हुए आंखें मूंद ली। अब की बार उसामा ने बेचैनी से उसे देखा था। क्या वो सुबह तक यूं ही बैठी रहेगी? पता नहीं क्या बातें शायद वो उसे बता भी ना पाती। कुछ पल वो उसे यूं ही देखता रहा। कंधों तक आते बाल चेहरे पर बिखरे थे। वो पुरसुकून थी पर उसे यूं बैठे देखकर उसे बेचैनी होने लगी थी। वो एक झटके से खड़ा हुआ तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगी। आओ इन दोनों को बताते हैं। वो झुककर उसका हाथ थामता हुआ बोला। वो फौरन से मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। उसामा ने दरवाजा खोलते हुए एक नज़र बाहर जाकर बाहर अभी तक सन्नाटा फैला था। वो उसे साथ लिए सिफवा के कमरे की जानिब बढ़ा। आहिस्ता से दरवाजा
खोलते हुए वो दोनों अंदर दाखिल हुए। वो चेहरों तक ब्लैंकेट थामे बेसुध सो रही थी। बेड के नजदीक आते हुए उसामा ने झुककर बारी बारी असीर और सिपा का कंधा हिलाया। सिपा ने आंखें मूंदे मूंदे नींद में ही गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। असीर ने आहिस्ता से आंखें खोली। रात देर तक राबिल से बातें करती, वो अपना दिल खोलकर उसके सामने रखती, उसे बचपन की उन तारीफ तल्ख यादों के बारे में बताती रही थी। एक बार फिर से वो सब कुछ याद करके अपनी जुबान से दोहराकर दिल पर अभी तक एक खौफ सा तारी था। उसामा के हिलाने पर वो आंखें मलती हुई बेचैनी से उठ बैठी। उसने ताज्जुब से उन दोनों को देखा, बेड के बिल्कुल नजदीक एक दूसरे के साथ खड़े। जहन अभी तक नींद में डूबा था, इसलिए कुछ समझ न आया। उनके चेहरों से होती हुई उसकी नींद से बुझल उलझन भरी निगाहें उनके हाथों तक गई। अगले पल उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। एक दूसरे की उंगलियों में उंगलियां उलझाए मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे वो बेचारगी से उसे देख रहे थे। अगले पल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखती हुई असीर ने एक दिलदोज चीख मारी और एक जुस्म में उठती हुई उन दोनों से लिपट गए। उसकी चीख पर घबराकर उठती हुई सिपा इधर उधर हाथ मारकर अपने ग्लासेस ढूंढने लगी। दोस्ती हो गई। उससे लिपटी हुई असीर ने उन्हें बुरी तरह झंझोड़ती हुई खुशी से लरजती आवाज में चिल्लाई थी। वो दोनों उसके तासुरात देखकर हंसने लगे। राबेल ने इस बात में सर हिलाया। सिपा हनूस अंधेरे में इधर उधर हाथ मारती हुई अपने ग्लासेस ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक तो नींद से सुन होता दिमाग, ऊपर से इतना अंधेरा, उसे ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना कुछ समझ आ रहा था। उसको देखकर हंसते हुए उसामा ने उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए बेड से खड़ा किया और असीर और राबिल की तरह उसे अपने हिसार में ले लिया। अपने गिर्द उन सबके बाजुओं का हिसार महसूस करके भी उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है और वहाँ कौन कौन मौजूद है। ओए अंधी, पैचअप हो गया है नल्लों का। हंसती हुई असीर जोर से उसके सर पर थप्पड़ मारकर बोली तो उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर वो सदमे से बेहाल होती कौमा किसी कैफियत में चली गई। वो तीनों फिर से उसकी शक्ल देखकर बेतहाशा हंसने लगे। सुबह के 10 बज रहे थे और वो तीनों सुबह के कमरे में बैठी थी। नींद तो उसी पल भग से उड़ गई थी। ग्लास विंडो से टेक लगाकर डे बेड पर बैठी राबेल ने तिरछी नजरों से खुद से कुछ फासले पर बैठी हुई सिपा को देखा, जो हनूस उसी तरह सदमे से उसे देख रही थी। वो पिछले कई घंटों से उसी तरह शौक में थी और अब तक मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। हाँ तो मुझे मजा आता है ना, उसके साथ तिरछी नजरों से उसे देखते हुई वो निगाहें झुकाकर मासूम से लहजे में बोली तो फटी फटी निगाहों से उसे देखते हुए सिपा ने फौरन से दोनों हाथ होठों पे रख लिए। उसके चेहरे पे बेयकीनी सी थी। कुछ फासले पर बैठी हुई असीर जो चंद लम्हे पहले तक सिपा की हालत पे पागलों की तरह हंस रही थी, राबेल के अल्फाज सुनती ही सरत से खड़ी होकर एक जुस्म में उस तक आए और दिल पे हाथ रखकर बिल्कुल सिपा की तरह बेयकीनी से उसे देखने लगी। बात मसों तक पहुंच गई थी और उसे पता ही नहीं था। राबेल ने गड़बड़ाकर उन दोनों को देखा और अगले पल उनकी निगाहों का मतलब समझती हुई गुस्से से असीर के बाल नोचने लगी। मेरा मतलब है कि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करके मज़ा आता है, उसके साथ बातें करके मज़ा आता है क्योंकि वो मुझसे मेरे टाइप की बातें करता है। वो दांत पीसती हुई बोली थी। उसका जवाब सुनकर मायूस होती हुई असीर उसे अपने बाल छुड़वाने लगी, फिर उसके गले में बाजू डालती हुई उसके साथ चिपक कर बैठ गए। अच्छा बताओ ना रात को क्या हुआ था। पैचअप के बाद उसका सवाल सुनकर सिपा भी बिलाकर कई घंटों बाद होश में लौटती हुई अपना सदमा साइड पर रखकर उसके करीब खिसकी और उसका जवाब सुनने के लिए असीर की तरह उसके साथ चिपक कर बैठ गई। राबेल ने मुस्कुराते हुए जोर जोर से नफी में सर हिलाते फौरन से अपने चेहरा घुटनों में छुपा लिया। अच्छा थोड़ा सा बता दो प्लीज, उसे हिलाती हुई असीर मिस्किनों वाली शक्ल बनाकर मजलूमियत से बोली। अपना तो कुछ बन नहीं रहा था पर दूसरों का सुनकर तो मजा ले सकती थी। बस कोई एक छोटी सी बात बता दो। सिर्फ डिप्रेशन की इंतहाओं को छूती सिपका भी सारा सदमा साइड पे रखती हुई मुल्तजी से लहजे में बोली। उनकी बातें सुनते हुई राबेल ने मजीद सख्ती से अपना चेहरा घुटनों में घुसा लिया। बाहर से गुजरते हुए उसामा ने एक नज़र उस पर डाली और फिर ट्रांस किसी कैफियत में अपने कदमों का रुख मोड़ता हुआ उसी जानिब आ गया। उन दोनों को बारी बारी खींचकर उससे दूर करता हुआ वो अपने दोनों हाथ उसके गिर्द जमाकर उसके ऊपर झुका तो राबेल ने फौरन से चेहरा उठाकर उसको देखा। अपने माथे से उस पर दबाव डालता हुआ उसे पीछे ग्लास विंडो के साथ लगाता वो भी खुद सा एक टिक उसे देखने लगा। उसे यूं इतना नज़दीक खुद को इस तरह देखता पाकर राबेल ने लब भींचते हुए मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। उसकी बहकी हुई बेबाक निगाहों की तपिश से पल के एक पल में लरसने लगी थीं। चेहरे पे बेशुमार रंग फैले थे। गिलास विंडो से छनकर आती हुई धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हुई उसे मजीद दिलकश बना रही थीं। वो बस मबहूस सा उसका चेहरा तक रहा था। रक्श से उन दोनों को देखती हुई असीर ने दिल ही दिल में उनकी हजार बलाएं ले डाली। दांत किचकिचाती हुई सिबगा ने उसामा का बाजू खींचते हुए उसे राबेल से दूर करने की कोशिश की, जिसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उसे आंखों से ही निगल ले। अपनी जगह से हिले और उसके चेहरे से निगाह हटाए बगैर उसामा ने सिपा के चेहरे पर हाथ जमाते हुए उसे फिर से पीछे धकेला। एक किस कर लूं, बेखुद सा उसे देखता हुआ वो उसके कान में सरगोशीनुमा आवाज में बोला था। उसके सवाल पे असीर और सिपा एक दूसरे के गिर्द बाजू बांधती हुई लबों पे मुस्कुराहट सजाए बिगी आंखों से उनकी जानिब देखती हुई राबेल के जवाब का इंतजार करने लगी।
सदमा अपनी जगह पर यूं इतने अरसे बाद उन्हें फिर से एक साथ और इतना खुश देखकर दिल सुकून से भर गया था। राबेल ने सख्ती से लब भींचते हुए अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट लबों में कैद की और जोर जोर से नफी में सर हिला दिया। ठीक है, वो उसके कान के पास झुकता हुआ भारी सी आवाज में बोला तो उसके यूं फौरन मान जाने पर राबेल आंखें मीच कर मुस्कुराई। उसामा ने एक नज़र उसके सुर्ख पड़ते गालों पर डाली। अगले ही पल एक हाथ से उसके दूसरे गाल पे जमाते उसने शिद्दत से उसके नर्म मुलायम गाल पर अपने दांत गाड़ दिए। वो शौक से सिसक भी ना पाई। फिर उसके दांतों के लम्ब से आंखें आंसुओं से भर गईं। हंसता हुआ उससे दूर होकर वो सरस से बाहर की जानिब भागा तो वो होश में लौटती हुई एक जुस्म में उठकर उसके पीछे भागी। उनको देखती हुई सिबका बेसाख्ता हंसकर अपने आंसू साफ करने लगी। वो बाहर निकलकर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। तो तुम तो अभी भी वैसे ही हो, इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे थे? अपनी गाल सहलाती हुई उसके पीछे भागती वो सदमे से बोली थी, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। वो बुलंद आवाज में चिल्लाकर बोलता हुआ उसे चिढ़ाकर उसकी पहुंच से दूर भागा। किचन में घुसता हुआ बुरी तरह हंसता टेबल के गिर्द भागने लगा तो चेयर से टेक लगाए खड़े मुस्तजाब ने एक नज़र बेहाल सी राबेल पर डाली जो बिखरे बालों के साथ उसके पीछे पीछे भाग रही थी और फिर मजबूती से उसे थामते हुए अपने बाजुओं में भींच लिया। बस आज इतवार था इसीलिए वो हवेली में ही मौजूद था। उन दोनों के शोर पे मुखालिफ सिमत में काउंटर के पास खड़ी हुई हुरिया ने भी मुड़कर उन दोनों को देखा और फिर हैरान रह गई। उसामा ने दूर से उसे मुंह चिढ़ाया तो मुस्तजाब की गिरफ्त में वो बुरी तरह मचलने लगी। बस हो गया। हाथ से उसके बिखरे हुए बाल ठीक करता वो उसे बहलाने के से अंदाज में बोला था, नहीं उसने मुझे छेड़ा है, आप उसे कहें कि मुझसे एक थप्पड़ खाए। बात अभी के अभी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी वरना फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो बच्चों के से जिद्दी अंदाज में बोली तो मुस्तजाब ने बेबसी से उसामा को देखा जो अब चेयर पर गिरा पागलों की तरह हंस रहा था। खा ले यार। उसके बुरी तरह मचलने और शोर करने से तंग आता हो बेबसी से बोला तो उसामा सरस से उठकर उसके पास आया। अच्छा मार लो। उसने सर झुकाकर चेहरा उसके सामने करते हुए अपनी आंखें मींची। वो अभी तक मुस्तजाब के इशार में थी वरना तो शायद अब तक उसका सर फाड़ चुकी होती। राबेल ने एक नज़र अपने सामने झुके हुए उसके चेहरे पर डाली। वो आंखें नीचे थप्पड़ का इंतजार कर रहा था। मुस्कुराहट लबों में कैद करते हुए उसने दोनों मुट्ठियों में सख्ती से उसके बाल दबोचे और पूरी कुव्वत से उसे झंझोड़ती हुई खुद को मुस्तजाब की गिरफ्त से आज़ाद करवाकर ऊपर की जानिब भाग गई। मुस्तजाब ने हंसकर उसे देखा जो शौक की सी कैफियत में दोनों हाथों से अपना सर थामे खड़ा था। आप खिंचवाएं किसी दिन इसी से अपने बाल, फिर पता चलेगा कितनी जोर से खींचती है। ऐसा लगता है जैसे आधे बाल जड़ से निकालकर साथ ही ले गई हो। मुट्ठियों में पागल चुड़ैल। मुस्तजाब को हंसता हुआ देखकर वो सदमे से बोला था। फिर मुड़कर हुरिया की तरफ देखा जो कुछ बनाने में मसरूफ थी। फिर दोबारा से उसकी जानिब मुड़ा। नहीं कोई मैग्नेट लगा हुआ है? इन्हें शर्म नहीं आती? 24 घंटे एक खूबसूरत लड़की को ताड़ते रहते हैं। वो अब बहुत देर तक उसे यूं ही जलील करने वाला था। आखिर इतने रोज रात जो अपनी पुरानी जोन में लौटा था। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। उसकी कॉल अटेंड करते ही वो शराफत से घबराए हुए लहजे में बोली थी। हाँ राबेल क्या हुआ? सब ठीक है? गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने ताज्जुब से पूछा। वो रास्ते में था और हवेली पहुंचने ही वाला था। भला ऐसी क्या बात थी जिसके लिए वो 1-2 घंटे भी सब्र नहीं कर सकती थी? जी असद भाई। वो उसामा वो झिझक कर रुक गई और घबराकर अपने सामने बैठी हुई असीर और सिपा को देखा। वो हाथ के इशारों से उसे आगे बोलने का इशारा करने लगी। क्या हुआ? कुछ कहा है उसने तुम्हें? उसने एकदम मुहतात होकर पूछा। नहीं। असवद के इत्तेसार पे वो जल्दी से बोली तो मुतमईन हो गया। वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैंने उसे समझा दिया है। वो उसे तसल्ली देने के से अंदाज में बोला था। राबेल ने भराई आंखों से उन दोनों को देखा। असीर ने जल्दी से बेतुकी बातों से भरा हुआ नोट पैड उसके सामने लहराया और गुस्से से उसे आगे बोलने का इशारा करने लगी। राबेल ने जल्दी से दरमियान से चंद लाइंस पढ़ी और गला खंगार कर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। लेकिन जो कुछ उसने पहले किया मेरे साथ, पहले मैंने उसे माफ़ कर दिया था पर अब मैंने सोचा है मैं उससे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। वो मासूमियत से अटल लहजे में बोली तो दूसरी जानिब असवद बेसाख्ता मुस्कुराया। मत करो। वो एहतियात से मोड़ काटता हुआ बोला था। राबेल का हौसला मजीद बढ़ा। उसने मेरे साथ इतना गलत किया, ऐसे कैसे मैं उसे माफ़ कर दूँ? और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उससे ब्रेकअप ही कर लिया। ऐसे तो उसके मज़े हो गए। वो तो चाहता ही यही था कि मैं उसे छोड़ दूं और फिर वो आज़ादी से दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चलाता फिरे। लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैंने फैसला किया है मैं अब उसी से शादी करूंगी। उससे उसे बुरी सज़ा भला, इससे बड़ी सज़ा भला उसके लिए और क्या हो सकती है? एक ही सांस में बात ख़त्म करके उसने जल्दी से अपनी आंखें मीच लीं। असीर और सबका सांस रोके उसकी जानिब देख रही थी। दूसरी जानिब उसकी बात सुनते हुए असवद का दिमाग फक से उड़ गया। एक हाथ स्टीयरिंग पे जमा, उसने दूसरे हाथ से बेबसी से अपना माथा सहलाया। दिल क्या कि अभी उसी वक्त उसामा कहीं से उसके सामने आ जाए और वो उसकी गर्दन मरोड़ कर रख दे। किस मुश्किल में फंसा दिया था उसे। ठीक है, अब अभी किसी से कोई बात नहीं करना, मैं आकर देखता हूँ। विदक बोलते हुए उसने फ़ोन बंद किया और परेशानी से उस सारी सूरत हाल के बारे में सोचने लगा। अगर इब्तिसाम की जगह कोई और होता, चाहे ख़ानदान का ही सही पर कम से कम हवेली का कोई लड़का ना होता, तो उससे एंगेजमेंट ख़त्म करके उसामा के साथ उसकी शादी के लिए सबको मनाना कदरे आसान
आसान होता, पर ये सब तो बहुत मुश्किल है। किचन के बाहर से गुजरते हुए इब्तिसाम ने एक नज़र उसकी पुष्प पे डाली। उसकी लंबी चोटी में गुंदे हुए बाल उसकी नाजुक सी कमर पर गिर रहे थे। उसकी आंखों में सुर्खी फैली। अमेरिका जाने से पहले एक बार तो लगा था जैसे राबिल के आने से पहले सब कुछ भूल गया है वो। शायद उस पल वो नज़रों के सामने थी, इसलिए वो पर अमेरिका जाकर उसकी निगाहों से ओझल होते ही फिर से बार बार उसका चेहरा जहन में लहराने लगा था। मेहमानों के लिए चाय की ट्रॉली ले जाती सुम्बुल किचन से निकलकर उसके पास से गुजरती हुई बाहर की जानिब बढ़ी तो इब्तिसाम ने एक निगाह उस पर डाली। आज सिबगा की रुखसती थी और वो सुबह ही लौटा था। हवेली मेहमानों से खचाखच भरी हुई थी, हर कोई मसरूफ सा था। उसको किचन में अकेला देखता हुआ वो उसी जानिब आ गया। कुछ देर वो उसके पुष्प पे निगाहें गाड़े उसके पीछे खड़ा रहा, फिर काउंटर से टेक लगाता हुआ बराह रास्त उसका चेहरा देखने लगा। हुरिया ने चौंक कर उसको देखा, फिर बेदख्त अपने चेहरे पर फैलती हुई नागवारी छुपाती काउंटर पर बिखरी चीजें समेटने लगी। टांगे क्रॉस करके दोनों बाजू सीने पे बांधे वो काउंटर से टेक लगाए फुर्सत से उसका चेहरा देख रहा था। पिछले पूरे हफ्ते में कितनी बार उसकी याद आई थी, कितनी बुरी तरह से दिमाग पे हावी रही थी वो। हुरिया को उलझन होने लगी। आज से पहले यूं उस तरह इतनी दीदा दिलेरी से तो नहीं देखता था वो। अब टोकना बहुत ज़रूरी हो गया था। बहुत कर लिया था लिहाज। कॉफ़ी के खुले जार का ढक्कन उठाकर उसे बंद करते हुए उसने ज़ोर से उसे काउंटर पे पटका और उसकी जानिब देखे बगैर कुछ बोलने के लिए लब्बा किए, छोड़ दो उसे, क्या दे सकता है वो तुम्हें? कुछ भी नहीं। उससे पहले कि वो कुछ बोलती इब्तिसाम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज ने उसे अपनी जगह मुंजमद कर दिया था। अल्फाज थे या खंजर? वो सुनसी कैफियत में सामने पड़ा कॉफ़ी का जार उठा देखने लगी। कुछ भी तो नहीं दिया उसने तुम्हें, तुम तो बहुत ज्यादा की मुस्तहिक थी। उसको यूं सुन होता देखकर वो वहशत भरे लहजे में बोला था। शायद उसके तासुरात देखकर भाप गया था कि उसको छोड़ देने की बात से उसे कितना सदमा पहुंचा है। और छोड़कर क्या करूं? यूं ही सुनसी कैफियत में दुम साधे सामने देखती वो सरसराती आवाज में बोली थी। उसकी बातें जवाब देने लायक ना थीं, पर वो जैसे जानना चाहती थी कि वो किस हद तक गिर सकता है। मेरा हाथ थाम लो। उसकी बात पे वो यूं ही सामने देखती हुई इस्तेजादिया अंदाज में मुस्कुराई थी। और राबेल, उसे छोड़ देंगे आप? अब की बार लहजा पहले की तरह धीमा मगर कदरे मजबूत था। अगर वो गिरने पर ही आ गया था तो आखिर उसकी हद तक तो देखती। उसके सवाल पे वो पहली बार सुन हुआ था। जहन में उसका रोया रोया सा मासूम सा चेहरा लहराया। दिल एकदम बेचैन होने लगा। उसकी खामोशी पे हुरिया की लबों पर पहली इस्तिजाया मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हें तो वो सब दे सकता हूँ जिसकी तुम मुस्तहिक हो। वो बेचैनी से बोला था। क्यों? उसे क्यों नहीं छोड़ सकते? उसे एक लम्हे भी सोचने का मौका दिए बगैर उसने अगला सवाल किया। वो 17 साल राबेल नहीं थी जो उसकी बातों में उलझ जाती, ना वो असीर थी जो उससे खौफजदा हो जाती। वो तो मासूम है। दिल बेचैन हुआ। अभी तो उसे इज़हार मोहब्बत किया था। वो तो पहले ही खौफजदा थी। उसे कैसे तकलीफ दे सकता था? उसके खौफ को हकीकत में कैसे बदल सकता था? क्या रिश्ता है उससे आपका? उसी तरह सामने देखती वो संजीदगी से बोली। इब्तिसाम ने उलझन से उसका चेहरा देखा। उसे चेहरे पढ़ने आते थे, पर वो मुकाबिल खड़ी हुरिया बेजाद के चेहरे पे उस पल किसी भी किस्म के कोई तासुरात ना थे जिससे वो अंदाजा लगा पाता कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस सुपाट से अंदाज में सामने देख रही थी। वो ये सब क्यों पूछ रही थी? हाँ, उसने उससे अपना हाथ थामने की दरख्वास्त की थी। ये सब तो पूछना ही था उसने। इतने सवाल तो बनते थे उसके। उसका सवाल याद करते हुए जहन में फिर से कभी उसका मासूम सा रवैया, रोया रोया, और कभी बच्चों की तरह लड़ता झगड़ता रूप लहराया। वो मेरे लिए किसी मासूम बच्चे की मांद है। उसकी ख्वाहिशें पूरी करके शायद मैं अपने अंदर के मासूम बच्चे का एहसास महरूमी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। वो मुझे मैं लगती है, वो मेरे वजूद का हिस्सा है, मुझसे अलग नहीं है। पर गम बांटने के लिए तो किसी दूसरे की ज़रूरत होती है। उससे प्यार है, तुमसे मोहब्बत। उससे दिल का हाल नहीं कह सकता, वो समझेगी नहीं। उसके जवाब पे हुरिया ने पहली बार चेहरा मोड़ कर बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। अच्छा, इतनी जल्दी, इतने मुख्तसर से अरसे में इतना कुछ महसूस करने लग गए आप? उसके लिए ताज्जुब है। वो हैरानगी से बोली थी। और आपका क्या एहसास है महरूमी है? आप अब की बार लहजे में मजीद ताज्जुब था। वो असीर या राबेल तरह की तरह कम से नहीं थी जिसे वो अपनी चिकनी चपड़ी बातों के जाल में फंसा लेता। उसके यूं बराह रास्त अपनी जानिब देखने पर उसने बेख्तियार गला खंकारा। वो जैसे उसके अंदर तक जांच रही थी। तुम जानती हो मैं हमेशा से तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। छोड़ दो उसे। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। मुल्तजी से लहजे में बोलते हुए मोहब्बत का सहारा लिया। वो इस्तिजाया अंदाज में मुस्कुराते हुए फिर से चेहरा मोड़कर सामने देखने लगी। किस रिश्ते से? उसके सवाल पे इब्तिसाम ने सुर्खी माइल आंखों से उसको देखा। नजरें उसके खूबसूरत चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन और उसके सरापे पे फिसलने लगी। जो तुम कहो। उसके जवाब पे हुरिया ने एक पल के लिए सांस रोका। इतनी देर में ये पहली बात थी जिसपे उसके चेहरे पे
उसके चेहरे के साथ साया सा लहराया था। उसको खामोश देखते हुए इब्तिसाम ने आहिस्ता से काउंटर पर धरे उसका हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। अगर तुम चाहती हो तो हम निकाह कर लेंगे। हुरिया ने सुनसी कैफियत में फिर से उसका चेहरा देखा। अगर तुम चाहती हो तो मतलब अगर वो ना चाहती तो उसके बगैर भी तो वो इजाज़त दे देगी आपको। वो उसी तरह सुनसी कैफियत में उसको देखती हुई बोली। बस ये आखिरी बात थी जो वो जानना चाहती थी। उसके सवाल पे इब्तिसाम ने फिर से गला खंगारा। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वो वाकई उन सब लड़कियों में से नहीं थी जिन्हें वो आज तक अपनी बातों में से बहलाता आया था। मैं उसे मना लूंगा। उसके जवाब पे हुरिया के चेहरे पर फिर से इत्तेज़ाया मुस्कुराहट फैल गई। बस उसके सवाल मुकम्मल हो गए थे। जो जानना था जान लिया था। उसने एक नज़र काउंटर पर उसके हाथ तले दबे हुए अपने हाथ पे डाली, फिर अपने दूसरे हाथ को देखा। अगले पल अपना हाथ उठाते हुए उसने पूरी कुव्वत से पहली बार सामने खड़े इब्तिसाम आलम गर्देजी के मुँह पे थप्पड़ मारा था। वो अपनी जगह सुन रह गया। उसने शौक की सी कैफियत में सामने खड़ी हुरिया का चेहरा देखा। कोई लड़की उस पे हाथ उठा सकती थी। एक नफरत भरी निगाह उस पर डालती हुई वो बाहर निकलने लगी तो वो अपनी मैशत से पुरसुर्ख पड़ती आंखों के साथ उसको देखता हुआ तो तैश के आलम में उसके पीछे बढ़ा और सख्ती से उसका बाजू जकड़ा। हर बार मुझे ही क्यों ठुकराती हो तुम? क्यों कभी उसे क्यों नहीं ठुकराती जिसने तुम्हारी कदर नहीं की? उसको दोनों बाजुओं से थामकर बुरी तरह झिझोड़ता हुआ वो हल्की आवाज़ में गुर्राया था। चेहरा अहानत के एहसास से एक पल में बुरी तरह सुर्ख पड़ा था। वो उस इंसान की खातिर उसको ठुकरा रही थी जिसे वो अपना सामने कुछ समझता ही नहीं था, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसे धक्का देती हुई वो मुश्तइल होकर उसके बड़ा कदर ऊंची आवाज़ में बोली थी। एक तरफ उसकी गिरी हुई बातें और दूसरा जिस तरह से वो बार बार उसे छोड़ने का मुतालबा कर रहा था। उस सब पर वो चाहकर भी खुद पे ज़ब्त नहीं कर पाई थी। उसके जवाब पे वो फिर से सुन होता हुआ उसका चेहरा तकने लगा। इतनी तकलीफ उसके थप्पड़ से नहीं हुई थी जितनी उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर हुई थी। वो उसकी बजाय किसी और मर्द से मोहब्बत करती थी। कितनी बड़ी शिकस्त। उसे यूँ लगा जैसे सब कुछ होते हुए भी वो खाली हाथ हो गया हो। उसके तन बदन में चिंगारियाँ सी लगने लगीं। वो पहली ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द है। मैं आपके लिए तो दूर की बात किसी के लिए भी उसको नहीं छोड़ सकती। सदमे से कांपती हुई आवाज़ में वो फिर से उसे धक्का देकर बोली थी। उसे उस आखिरी बात के सिवा उसकी बाकी बातों को तो वो जवाब देने लायक भी नहीं समझती थी। उसके अल्फाज और उसकी कांपती आवाज़ पे वो शौक से उसका चेहरा तकने लगा। वो उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि उसे यूँ छोड़ने की बात पे उसकी ये हालत हो गई थी। वो कैसे किसी और मर्द से ऐसे मोहब्बत कर सकती थी, ये जानते हुए भी कि वो तुमसे नहीं बल्कि किसी और से। वो फिर से उसी वहशत भरे लहजे में बोला तो हुरिया का दिल किया कि एक और चाटा उसके मुंह पे जड़ दे। उसने सख्ती से उसकी बात दरमियान में काटी। वो पहले ही की बात है, जब मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं थी, अब मैं आ गई हूँ। अब मेरे सिवा ना उसकी ज़िंदगी में किसी की गुंजाइश है और ना ज़रूरत। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आज के बाद अगर आपने मुझे हाथ लगाने, मुझे देखने या मेरे साथ ये सब बातें करने की जुर्रत की तो उसका जवाब आपको मैं नहीं वो खुद देगा। लॉन से बाहर पिछले लॉन में निकलते हुए उसामा ने किचन से आती शोर की आवाज़ें सुनकर उलझन से उस जानिब देखा। लॉन सुनसान था और मेहमानों समेत सब लोग बाहर लॉन में जमा थे। फिर वहाँ कौन था? वो कदमों का रुख मोड़ता हुआ उसी जानिब आ गया। अगले ही पल फिर से इब्तिसाम को हुरिया के नज़दीक खड़ा देखकर उसके चेहरे पर बेजारी फैली थी। वो बच्चा नहीं था। उसे सब समझ में आता था कि हुरिया को यूं उसका अपने गिट मंडलाना कितना गैर आरामदेह करता है। उसने एक नापसंदीदा नज़र इब्तिसाम पे डाली। वो हुरिया के लिए उसकी आंखों में उभरता हुआ तासुर भी पहचानता था और ये भी जानता था कि मुस्तजाब हुरिया को लेकर किस हद तक शिद्दत पसंद है। और आबिल वो उसकी एक बात बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने चली थी जिसमें इतनी खामियां थीं। कितनी बार उसे बताने की कोशिश की, फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि वो यकीन ही नहीं करेगी, उल्टा ये समझेगी कि वो इसलिए अपने ही सगे भाई के बारे में ये सब कह रहा है ताकि वो फिर से वापस उसके पास आ जाए। भुला रह पाती वो ऐसे इंसान के साथ? पता नहीं इस रात क्या बात हुई थी। ना वो उसे बताने पर तैयार थी और उसे सख्ती से फिलहाल किसी से इस बारे में बात करने से भी मना कर दिया था। यकीनन उसे उसकी किसी उल्टी सीधी हरकत का ही पता चला होगा। वो सर झटक कर हुरिया की जानिब मुतवज्जह हुआ। हुरिया आप ही आए, आपसे काम है। बुलंद आवाज़ में बोलते हुए उसने हुरिया को वहां से हटाने के लिए काम का बहाना बनाया तो वो होश में लौटती हुई उसकी तरफ देखने लगी। फिर एक आखिरी कहर भरी निगाह इब्तिसाम पे डालती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई। वो किचन टेबल के गिर्द रखी हुई कुर्सियों में से एक पे शौकी सी कैफियत में बैठा था। नाश्ता बनाकर उसके सामने रखती हुई सुम्बुल कब की जा चुकी थी। कितनी ही देर वो खाली ज़हनी से यूं ही बैठा रहा, फिर सर झटक कर पथरीले तासुरात चेहरे पर सजाता हुआ नाश्ता करने लगा। बाहर से गुजरती हुई राबिल ने एक नज़र उसको देखा। अगले पर उसके चेहरे पर नफरत भरे तासुरात फैल गए। जानबूझकर अंदर आती वो काउंटर के पास खड़ी होकर अपने लिए गिलास में पानी उंडेलने लगी। उसकी
कुछ देखकर इत्तेसाम के चेहरे के तने हुए तासुरात एकदम से ढीले पड़े थे। राबेल कहाँ गुम थी? फोन कहाँ था तुम्हारा? इतनी कॉल्स की, अटेंड क्यों नहीं की? खुशगवार हैरत से उसको पुकारता हुआ वो अगले ही पल बेदर्द पे सवाल करने लगा। वो उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही यूं ही दूसरी जानिब देखती हुई पानी पीती रही। उसकी खामोशी पे इत्तेसाम ने उलझन से उसे देखा। पिछले चंद रोज से वो उसकी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही थी। उसे लगा शायद वो शादी की तैयारियों में मसरूफ होगी, उससे इसलिए पानी पीकर गिलास बदतमीजी से काउंटर पे पटकती वो होठों पे मुस्कुराहट सजाकर उसकी जानिब पलटी। उसके चेहरे पर पहली ही खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर उसकी जान में जान आई थी। उसको देखता हुआ वो जवाबन मुस्कुराया तो वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके नजदीक आई और टेबल से टेक लगाकर खड़ी हो गई। फिर यूं ही मुस्कुराहट लबों पे सजाए उसको देखते हुए दानिस्ता अपने हाथ उसके ऐन सामने टेबल पे जमा दिया। इब्तिसाम ने एक नज़र टेबल पे धरे हुए उसके हाथ में मौजूद रिंग पे डाली। उसे वो कुछ मुख्तलिफ सी लगी, ये कुछ डिफरेंट लग रही है। उसको देखता हुआ वो उलझन से बोला था। राबेल ने होठों पे फैली मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। है ना? उसने अपना हाथ टेबल से उठाते हुए उसकी आंखों के सामने लहराया। इब्तिसाम ने उलझन से उसे देखा। मेरा बॉयफ्रेंड था ना, एक्स, मैंने उससे पैचअप कर लिया है। सरगोशी नुमा आवाज में सुकून से उसे इत्तला देती हुई वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर इब्तिसाम का दिमाग भग से उड़ गया। वो अभी तक पागलों की तरह हंस रही थी। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो सीरियस है या मजाक कर रही है। बात मजाक वाली तो हरगिज ना थी, पर वो आम हालत में जितनी बदतमीज थी वो उससे कुछ भी बईद कर सकता था। राबेल संजीदगी से उसको देखता हुआ वो नरम गरम मगर तंबीही लहजे में बोला था। फिर उसे यूं ही मुसलसल हंसता हुआ देखकर वो सर झटकता हुआ नाश्ता करने लगा। दिमाग पहले ही इतना माउफ था, फिलहाल उसके साथ नहीं खपा सकता था। राबेल ने एक सुलगती ही निगाह उस पर डाली, फिर दोबारा से अपना हाथ टेबल पे जमा दिया। मैंने सोचा हमारा कपल बहुत अजीब सा है, मतलब आई एम टू ओल्ड फॉर यू, वो पुरसोच अंदाज में बज़ाहिर संजीदगी से बोली। तो उसकी बात पे इत्तेसाम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। क्या वो तंज कर रही थी? क्योंकि वो उम्र में उससे काफी बड़ा था। वो चंद लम्हे उसको देखता रहा, फिर जवाब दिए बिना दोबारा से नाश्ता करने लगा। वो किस हद तक वबाल जान थी उसे कुछ रोज में ही अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। उससे शादी करना किसी बिगड़ी हुई बच्ची को गोद लेने के मुतरादिफ था। मैंने सोचा मैं आपके हिसाब से थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई हूँ, आपके लिए तो कोई 7-8 साल से लेकर 10 साल तक की बच्ची ठीक रहेगी। क्या ख्याल है आपका? ऊपर देखकर पुरसोच अंदाज में बोलती वो आखिर में उसकी जानिब देखती हुई तायद करने लगी। उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर वो अपनी जगह साकित हो गया था। चेहरा एक पल में लट्ठे की मान सफेद पड़ा। क्या वो असीर की बात कर रही थी? ये आखिरी चीज थी जिसकी वो तवक्को कर सकता था। इस्तिजाया अंदाज में हंसती हुई राबेल ने एक नजर उसके चेहरे पे डाली जिस पे मौत की सी वीरानी छाई थी। कितनी ही देर वो पलके झुपकाए बिना एकटक सामने रखी हुई प्लेट को देखता रहा, फिर खुद को संभालता हुआ उसकी बात का जवाब दिए बगैर, उसकी जानिब देखे बगैर फिर से पहले की तरह नाश्ता करने लगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आपके लिए तो कोई बड़ी उम्र की पहले से शादीशुदा औरत ठीक रहेगी। वो फिर से बोली तो निवाला मुंह में डालते हुए उसने सख्ती से लब भींचे। वो राबेल थी, इतनी आसानी से बाज आने वाली चीज नहीं थी। बताएं ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतना क्यों शर्मा रहे हैं? अपनी चॉइस तो बताएं। हुम वुड यू प्रीफर, कोई 7-8 साल की बच्ची या फिर कोई 27-28 साल की शादीशुदा औरत उसके सर पे? राबेल की आवाज मुसलसल उसके कानों में सूर फूंक रही थी। उसको लगा उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। उसे लगा अगर वो 2 मिनट मजीद यहाँ रुका तो उसका दम घुट जाएगा। अपना सीना मसलता हुआ वो एक झटके से खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखे बगैर बाहर की जाने बढ़ गया। राबेल ने एक तनफुर भरी निगाह उसके पुश पे डाली। सीढ़ियां उतरकर लॉन्च से गुजरते हुए मुस्तजाब ने कंसोल के पास गुमसुम सी खड़ी राबेल को देखा तो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर अपने कदमों का रुख मोड़ता हुआ उसे जानिब आ गया। इब्तिसाम जा चुका था और वो खामोशी से वहीं खड़ी अकेली खड़ी थी। उसके ऐन सामने रुकता हुआ वो उसका मासूम सा चेहरा देखने लगा। हस्बे मामूल चेहरे पे बिखरे बालों के साथ वो वहां खड़ी पता नहीं किन सोचों में गुम थी। क्या वो यूं अपने मासूम बहन की जिंदगी खराब होने दे सकता था? हरगिज नहीं। फैसला तो वो कर चुका था, बस सिर्फ की रुखसती की वजह से मसलियतन खामोश था। पिछले हफ्ते उसके ऑफिस में हुरिया की तस्वीर देखने के बाद उसने पहली बार अपने पीए को अकेले में बुलाकर उससे उसके मुतालिक पूछगछ की थी। अजीब सा लगा था यूं ऑफिस के स्टाफ से घर के किसी फर्द के बारे में तफ्तीश करते हुए, पर उसकी बहन का मामला था, दिल खटक गया था, रिस्क नहीं ले सकता था। जवाबन उसके पीए ने उसे उन सारी बातों से आगाह किया था जो स्टाफ के लोग इब्तिसाम आलमगर दीदी के मुतालिक जानते थे, या जो बातें वहाँ उसके बारे में मशहूर थी, सच थी या झूठ, पर बहुत सारी बातें थी और कोई एक भी काबिल कबूल नहीं थी। उसे तो सिर्फ उम्रों के फर्क की वजह से एतराज था। उस सब पे तो कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। ये सब तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसके अपने खानदान का कोई फर्द ऐसा भी हो सकता है। उसे खुद अपने आप पे हैरत हुई कि कैसे बाकी सबकी तरह वो भी उसकी तरफ से अपनी आंखें बंद किए बैठा था। उसने ट्रांस की सी कैफियत में राबेल का चेहरा देखा। वो अभी तक मुराकबे में थी।
उसने फिर से उसके चेहरे पे फैली मासूमियत देखी। वो बहुत कम उम्र थी, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो अपनी इतनी मासूम कमसिन बहन को सिर्फ उस बुनियाद पर उस जैसे शख्स के हवाले कर देता कि वो उस खानदान का फर्द था और ज़ाहिरी तौर पर परफेक्ट था। सोचकर ही एक गैर आरामदाह सा एहसास हुआ था। वो खुद एक शादीशुदा मर्द था और उस रिश्ते के तकाज़े बहुत अच्छी तरह समझता था। वो कैसे अपनी बहन एक ऐसे शख्स को सौंप सकता था जिसकी सरगर्मियाँ ही मशकूक थीं, जिसके बारे में उस तरह की अफवाहें मशहूर थीं कि वो शराब पीता है, औरतों के साथ ताल्लुकात रखता है और पता नहीं क्या क्या। सवाल ही नहीं पैदा होता था। बेइख्तियार आबिल का बाजू थामते हुए उसने उसे अपने सीने से लगाया और दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांध लिए। वो होश में लौटी थी। उसे अपने सीने में छुपाता हुआ वो जैसे गैर इरादी तौर पर उसे ज़माने के हर सर्द गर्म से बचाने और सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था।